चाहूँगा, उन्होंने कहा कि एनी कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर. पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप हर एयर फोर्स as quickly as possible. It should be an efficient air force, second to none. तो ये जो आखिरी चीज़ थी ना जी, second to none, ये चीज़ वो हमारे जो एल्डर्स थे उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ जो है ना वो समझें लिखी गई और वो इसी मोटो को लेके चले. और आज मैं समझता हूँ कि अज़ीम कायद की जो रूह है वो यकीनन हमसे मुतमईन होगी कि उन्होंने जिस तरह विजुलाइज़ किया था पाक फ़िज़ाइया को, आने वाले सालों में पाक फ़िज़ाइया वाकई सेकंड टू नन बन के उभरी. मैं हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद हैं. खालिद साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि हम तो खैबर शिकन के मानने वाले हैं, तो फिर हम दुश्मन से क्या डरे कि दुश्मन हमारे सामने तादाद में जितना भी बड़ा हो, हमें उसको गिराना, उसको ज़ेर करना आता है. जी मदिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया. मैं यहाँ एयर वाइस मार्शल एजाज की इजाजत से कायदे आज़म का दूसरा हिस्सा भी कोट करना चाहूंगा जो जरूर में कहा था. उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में कहा था, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में, उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिन और इंडिजिनाइजेशन यानी सेल्फ रिलायंस के साथ ही पाक फ़िज़ाइया जो है वो पाकिस्तान के शायान शान हो सकती है. अब आप देखिए कि जो डिसिप्लिन जो देखा है वो आपने 7 मई को देखा और उसके बाद देखा, और दूसरा आपने देखा जो कायदे आज़म ने हुक्म दिया था कि सेल्फ रिलायंस यानी कि हमने खुद जो करना है, अपने खुद इनसारी आपने देख लिया कि हमने J-10C से वो किया जो चाइनीज के भी शायद वहमो गुमान में नहीं था. एक बात तो ये है. तो ये जहाज बनाना एक और चीज होती है, राफेल जो है वो एक इंडक्ट कर लेना एक और चीज होती है, या कोई भी दुनिया का सोफिस्टिकेटेड वेपन जो होता है उसको जहाजों को या मिसाइलों को फ्लीट में शामिल करना और चीज होती है, और उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मास्टर करना, और सबसे ज्यादा बढ़कर उसको इंटीग्रेट करना अपने बाकी सिस्टम्स के साथ, वो बहुत बड़ा कारनामा या चैलेंज होती है. मुझे ये एजाज हुआ इस वॉर के बाद भी पाक फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर ऑपरेशन रूम में विजिट करने का. तो जब मैं साइबर कमांड के वॉरियर से, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर्स कहता हूं, जब मैं उनसे मिला तो मैं उनकी जंग की पिछली वॉर की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर हम तो अब अगली प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो पास हो चुका है. जो आपका सवाल है कि आइंदा हो सकेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो साइलेंट वॉरियर या सब जिस फील्ड में पाक फ़िज़ाइया के लोग काम कर रहे हैं, ये वो इस पे नहीं अब प्राइड सिर्फ ले रहे कि हमने पास में जीता है या पास में ये परफॉर्मेंस दिखाई है. वो नए टैक्टिक्स, नई स्ट्रैटेजी, नई इंटीग्रेशन और नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिससे आने आने वाले वक्तों में दुश्मन को मजीद सरप्राइज दिया जा सके. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. और मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप जो मैं देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को PF स्टेडियम, आप म्यूजियम आप ज़रूर लेके जाएं. आप वॉर ट्रॉफीज़ दिखाएं अपने बच्चों को, और उनको दिखाएं कि किस तरीके से माशाल्लाह से मैं क्या करूँ ना, मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, इंशाल्लाह आगे माँ तो बलाएँ लेती हूँ भी हमारे इन फोर्सेस की, कि जिन्होंने हमारा सर इतने फ़ख्र से बुलंद किया है. तो सर मुझे बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि इस मुँह तोड़ जवाब के बाद, जो हमारे हमसाया मुल्क है उसको जो बहुत आदत है कि वो सरप्राइज दे हमें, क्या उसमें मजीद जसारत कर सकेगा? देखिए, जब भी कोई वॉर आप शुरू करते हैं और जो दुश्मन एग्रेशन करता है, यानी कि जो ऑफेंस लॉन्च करता है, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई. और हिंदुस्तान ने क्योंकि हमारे खिलाफ ऑफेंस किया, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे इस दफा मई के महीने में? उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये थे कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए, उसको नाको चने चबवा दे, उसको तौबा करवाए. आया ये सब कुछ अचीव कर पाया? तो जब इतनी बड़ी तैयारी के साथ ऑफेंस का लॉन्च का टाइमिंग, जगह, इंटेंसिटी, उसका सोर्स के एयरफोर्स को लगाना है, नेवी को लगाना है, आर्मी, सब कुछ दुश्मन के पास था. हम डिफेंस में थे, लेकिन हमने ये भी साबित किया इस दफा पाक फ़िज़ाइया ने अपने ट्रेडिशन से हटके कि ये पाक फ़िज़ाइया वो नहीं है जो 65 की जंग में या उससे पहले थी, जब हम डिफेंस रखते थे. सिर्फ हम ऑफेंस भी करेंगे. और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाक फ़िज़ाइया की ये प्लान में शामिल था कि जो वेपन अगर वायलेट करेगा हमारी सरहदों की, या जहाज वायलेट करेगा, उसकी पनिशमेंट या पाक फ़िज़ाइया का रिस्पॉन्स वही होगा, एक जैसा होगा, चाहे वो वेपन लॉन्च करे. और दूसरा ये भी इन पायलट्स को हुक्म दिया गया था, ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर दुश्मन के जहाज हमें हमला करके वापस मुड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप चेज करके शूट करेंगे. वाओ. तो ये रिजल्ट था हमारे लोगों का. हमारी पाक फ़िज़ाइया ने 3 साल से ये जो J-10C स्क्वाड्रन की आप बात कर रहे हैं, इनको कोई टास्क नहीं दिया था सिवाय एंटी राफेल स्क्वाड्रन था ये मेरे हिसाब से. जिसका मतलब ये है कि अगर ये दुश्मन ने जब भी हमला किया,
ये स्क्वाड्रन राफेल को हेड करेगा। उसके लिए ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं हुआ था कि फराक ये उड़े थे, इनके सामने जहाज आ गए, इन्होंने बटन दबाया, मिसाइल चल गया और हमला हो गया, ऐसा नहीं था। हुआ ये कुछ है कि जब ये 3 साल से इनको टास्क किया गया था कि जब भी मौका आया, राफेल क्योंकि हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की एयरफोर्स का प्राइड है और उनके वजीर आजम की एक विश लिस्ट में शामिल था कि अगर राफेल हमारे पास होते तो ये हुक्म दिया गया था कि आपने कुछ नहीं करना सिवाय राफेल को टारगेट करना जब भी मौका आया। और राफेल आप ऐसे नहीं कर सकते रात को आप सुबह उठ के मुकाबला करें और राफेल को अटैक कर दें जी। इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, आपने उनकी सर्वेलेंस करनी होती है, उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच करना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज लेनी होती है, उनके टैक्टिक्स फॉलो करने होते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन का लेवल चेक करना होता है, तब आप किसी को डिस्ट्रॉय या पैनिक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ज़ाइया ने इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी आर इंडेप्टेड एंड वी आर सो प्राउड ऑफ ऑल आवर फोर्सेस। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब जो कि रिटायर्ड एयर कोमोडोर थे हमारे साथ मौजूद भी थे। अच्छा, मैं सर एजाज साहब आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने उनसे बात भी की कि अभी जो जदीद चीनी साख्ता PS-15 मिसाइल का हमने कामयाब तजर्बा किया, ठीक है, हमने दुनिया को तो दिखाया है, लेकिन साथ में इंडिया को इसने क्या मैसेज दिया है? देखिए, इसमें इंडिया के लिए तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि इक्विपमेंट अलोन जो है ना वो आपको वो कैपेबिलिटी नहीं देता जो जंग में फैसला कुन साबित होती है। देखें, जो आपने रॉयटर की भी जो है ना एनालिसिस सुने होंगे, पढ़े होंगे कि उन्होंने ये कहा कि ये जिन रेंजेस पे हमने उनको शूट किया वो भारतीय पायलट्स के लिए भी एक सरप्राइज़ था, क्योंकि देखें जो थ्रेटिकल रेंजेस होती हैं ना वो तो ओपन सोर्स पे अवेलेबल होती हैं, इंटरनेट पे आप उनके इक्विपमेंट की, वो हमारे इक्विपमेंट की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो मिल जाया करती हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो टैक्टिक्स क्या हैं जिसके ज़रिए आपने उस इक्विपमेंट को एम्प्लॉय करना है। तो असल चीज़ उस प्लेटफॉर्म की, उस वेपन सिस्टम की एम्प्लॉयमेंट है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्ट्री रही है जी कि हम लोग जो हैं, हमारी तरबियत इस तरह होती है कि हम जो मैन्युफैक्चरर की बताई हुई जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं हमसे ये डिमांड किया जाता था और अब भी यही किया जाता है यंगस्टर से कि वो उन कैपेबिलिटीज से आगे जो है उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको एक हिस्ट्री से, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो 1959 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहला भारतीय जहाज़ गिराया जी। और वो इस तरह हुआ कि भारत का एक जहाज़ होता था कैमरा, वो बहुत अल्ट्रा हाई आल्टीट्यूड पे ऑपरेट करता था और वो रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होता था। तो ईद का दिन था 10 अप्रैल 1959 में, वो उन्होंने समझा कि शायद ईद वाले दिन जो है मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ के तो जो है ना खा पी के जो है ना रेस्ट कर रहे होंगे, तो आज हम पाकिस्तान की रिकॉनेसेंस करते हैं। तो ये जहाज़ जो है ये गुजरात के करीब बॉर्डर से ये एंटर हुआ, तो हमने इसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इसको ऑब्ज़र्व किया हमारे रडार्स पे, और इसके बाद हमने इस पे स्क्रैम्बल किया पेशावर से। वो जिन्होंने रडार पे इसको देखा उस वक्त वो एक फ्लाइंग ऑफिसर थे रब नवाज साहब, बाद में वो ग्रुप कैप्टन बन के रिटायर हुए, और जिनको स्क्रैम्बल किया गया वो पेयर लीडर जो थे वो उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस थे, बाद में वो एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए। तो उनको जो है ना उन्होंने इंटरसेप्ट किया जी इस कैमरा को, लेकिन कैमरा जो है वो F-86 जिस जहाज़ पे हमारी फॉर्मेशन थी वो उसकी जो सर्विस सीलिंग या वो मैक्सिमम आल्टीट्यूड कैपेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर ने बताई हुई थी वो उससे तकरीबन 10,000 फुट ऊपर था। तो वो ये समझते थे कि उसी में उनकी सेफ्टी है, लेकिन हमारे पायलट ने उन्होंने इस तरीके से लो टू हाई उन्होंने कन्वर्जन की कि उन्होंने वो जो 10,000 फुट का जो डिफरेंस था
उस चीज़ को भी अपनी महारत से उन्होंने उसको कवर किया और उस जहाज़ को अपने जहाज़ के पैरामीटर से बाहर एंगेज करते हुए उसको शूट किया। और उसमें एक पायलट और एक नेविगेटर थे, उन्होंने भी इजेक्ट किया और उनको भी हमने अभिनंदन की तरह उस वक्त कैप्चर किया और बाद में वापस किया। पिलाया था, इनको तो हमने मौका ही नहीं दिया ना आसमान में। जी, तो ये हमारी पहली किल थी इंडिया पे। तो ये उस वक्त से लेके आज तक हमारी जो आस्किंग होती है, हम जो अपने यंगस्टर्स को जब फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि ये इक्विपमेंट जो प्रॉमिस करता है आपने हमें उससे ज्यादा परफॉर्मेंस और बाकी उन्होंने करके भी दिखाई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आप तमाम तर देखने वालों को। आज का पाक दिन, आज की पाक हस्ती के सदक़े में बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे लिए बड़ा पाक दिन है क्योंकि पाक सरज़मीन जिसमें हमारे प्यारे नाडर सपूतों ने हमें ये जो आज हम जिस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, ये नहीं कि मरहून मिन्नत है, ये पाक नबी का सदका तो है ही, लेकिन उसके बाद हमारे बहादुर बेटों को, चाहे वो बर्री लेवल पे हों, वो बहरी लेवल पे हों या वो फ़िज़ाइया लेवल पे हों, वो इंश्योर कर रहे हैं कि किस तरीके से मुल्क के अमन को और मुल्क की हिफाजत करनी है। ऐसे ही आपको और मुझे जो अपने घर में बैठे हुए, हमें भी कोशिश करनी है कि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, ये चाहे हम कोई वीडियोस भी बना के डाल देते हैं ना, तो हमने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करनी कि जिससे हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी पे किसी भी किस्म की आंच आए। ये हम पे ज़िम्मेदारी लागू होती है। अगर ये हमारे फोर्सेस सरहदों पे रह के अपनी जान को मुल्क पर कुर्बान करते हुए हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अंदर बैठ के अपने मुल्क की अच्छी रेपुटेशन के लिए फ़ाइट करें। सर, अभी जो मैं मुनासिब जो करंट सिचुएशन देखूं तो इसमें हमें किसका ज़्यादा थ्रेट है? ये रवायती वॉर का जो कि बॉर्डर टू बॉर्डर वाली वॉर है, या फिर हाइब्रिड वॉर का हमें ज़्यादा ख़तरा लाक है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जंग, किसी भी जंग का क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप कौम को इतना डिमोरल कर दें कि उसकी लीडरशिप एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और सबमिट कर दे दुश्मन को। ये जंग का मकसद है। इसको अचीव कैसे करना है? कन्वेंशनल जंग से, जो हमारी रवायती जंग। लेकिन अब लेथैलिटी ऑफ वेपन्स, उनकी डिस्ट्रक्शन, प्रिसीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही। इंडिया और पाकिस्तान के अगर तनाजुर में अगर आप देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी चॉइस होगी, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल के ऊपर हम माजी में भी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भी जिस से हमने जवाब दिया, तो कन्वेंशनल वॉरफेयर को आखिर में लेकर आएंगे। लेकिन जो हाइब्रिड में उसमें क्या क्या शामिल है? आपको टेररिज्म के जरिए आपको वीक करने की कोशिश करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये परसेप्शन मैनेजमेंट जो है वो इंडिया को कोशिश करेगा कि आप दरार पैदा करें कौम और अफवाज में, आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करेगा, आपको जो है वो जो भी अभी जारियत हुई है कि आपको जो ज़राअत, आपकी जो इकॉनमी जो है उसके ऊपर आपको वो करे, आपको फैटफ के जरिए आपको जो है ग्रे लिस्ट में डालने की, ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा। ये तमाम चीज़ें ओवरऑल कौम को मायूस करने के एलिमेंट्स हैं। और जब मायूस हो जाए तो फिर एक कन्वेंशनल वॉर डाल दें, क्योंकि भी आप जो मीडिया पे आप देख भी रहे होंगे कि इस आबी जारियत के तनाजुर में काफ़ी एनालिस्ट की बात करेंगे। इसके बाद कन्वेंशनल वॉर का एक जो है वो चांस बन सकता है इंडिया की जानिब। तो लिहाजा इस वक्त जो हाइब्रिड वॉरफेयर की ऑप्शन है वो डोमिनेंट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, उसको आप देखें तो ISPR, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जो लोग उसका मैनेज करते हैं, इस तरह औरंगजेब साहब थे, AVM औरंगजेब, जो सेलिब्रिटी बन गए, और उन्होंने जिस तरह से वो सारी ब्रीफिंग एक तरफ और एक बात की थी, इट्स 6-0, तो 6-0 करके, और जिस तरह ISPR ने, अहमद शरीफ साहब ने जैसे डे बाय डे जो डेवलपमेंट हो रही थी अपनी कौम को आगाह रखा हुआ था, ताकि किसी भी किस्म की अफवाहें जो हैं वो कौम के अंदर ना एग्जैक्टली। तो वो आप तमाम चीज़ों का आप देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर इज द प्रीडोमिनेंट ऑप्शन विद द एनिमी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन आप कन्वेंशनल वॉर को कभी भी रेलीगेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जिद्दत तो बिल्कुल आ सकती है। तो मुझे एजाज साहब, आप भी बताइएगा कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी भी भरमार है, और साथ में जिद्दत भी, टेक्नोलॉजी की जिद्दत भी हम वो देख रहे हैं। तो सर, ये हमारी वॉर की हिकमत अमली को ये कैसे बदल रही है, इसको कैसे शेप अप कर रही हैं? बिल्कुल जी, ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इसके ऊपर एक हमेशा जो फोर्सेस जो हैं
वो एक गहरी नज़र रखे हुए होते हैं, क्योंकि आपने ये देखना है कि कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट कैसी हैं, आपका दुश्मन किस तरह का इक्विपमेंट या किस तरह की प्लेटफॉर्म जो हैं उनको इंडक्ट करने का सोच रहा है, और फिर उसकी बुनियाद पे आप ये चीज़ हाइपोथेसाइज करते हैं कि वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उस चीज़ का जो है आप तोड़ निकालते हैं और उसके लिए फिर वॉर गेमिंग होती है, प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आप ये देखिए इस जंग में, हालिया जंग में, जहाँ काइनेटिक एप्लीकेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अल्लाह ने कामयाबी दी, उसके साथ साथ एक ऐसा एरिया, क्योंकि ये एक मल्टी डोमेन जो है वॉर थी, तो इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसमें EW के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एवेक्स, सपोर्ट एलिमेंट, फोर्स मल्टीप्लायर्स, इसके अंदर हर तरह के जो इक्विपमेंट है जो एयर या स्पेस से रिलेटेड है, वो इसमें इसको इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर एक किल चेन बनाई गई और ये काम हुआ। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी वो थी साइबर डोमेन, क्योंकि अमूमी तौर पे ये ख्याल किया जाता है, और राइटली सो, कि इंडिया की जो IT की जो इंडस्ट्री है वो एक उनका बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें ना सिर्फ ये कि वो अपनी तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली वो इन सर्विसेज को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड का, अमेरिकन, कनाडा का काम जो है वो यहाँ से इंडिया से होता है वर्चुअली। तो उस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान की इतनी शानदार कामयाबी कि जहाँ पर हमारे बच्चों ने उनके जो नेशनल ग्रिड थे उनको जो है जैम कर दिया, उनके जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जैम कर दिया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक जो है उनके लिए एक जो है ना, सबसे मज़े की चीज़ ये होती थी, वो YouTube पे जब वो खबरें देख रहे होते थे तो दरमियान में हमारे कौमी तराने भी आ जाते थे। तो ये बहुत हर तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। हमें पता तो था जी, एज ए वेटरन हमें, क्योंकि देखें ये जो साइबर डोमेन होती है ना, इसके बारे में जितनी कम से कम बात की जाए वो ही बेहतर होता है। ये बिल्कुल जो है ना बिहाइंड द सीन बैठे हुए जो है ना वॉरियर्स होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रेजेंस का कोई सिग्नेचर नहीं देते, और इसी सीक्रेसी में ही इनकी जो है ना सक्सेस होती है। बिल्कुल सर। तो ये इवन हमारे लिए भी ये चीज़ जो है बड़ी सरप्राइज़ थी कि हमने इतने जो है बड़े जो है रिसोर्स रखने वाला मुल्क, जिनकी IT में बड़ी एक महारत है, दुनिया में बड़े बड़े जो IT से रिलेटेड कॉरपोरेशंस हैं, उसको इंडियंस जो है ना वो उसको लीड कर रहे हैं, और वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स प्रीडोमिनेंटली इंडियन है। अगर आप सिलिकॉन वैली में जाएं, आप सियाटल में जाएं, तो हमने जब हम जंग के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने हमें बुलाया, तो हमें इतना अंदाज़ा तो था कि PF ने 2019 के बाद साइबर कमांड बनाई है और इस पे काम हो रहा है। लेकिन जब हम वहाँ गए और उन्होंने जो हमें अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई, वो यकीन कीजिए कि वो एक नाकाबिले यकीन कैपेबिलिटी है। छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।